दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी और बुढ़ापे का दर्द झेल रहे कैलाश बाबू अपने बेटे और बहू के रोज-रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। एक दिन वह अपने कमरे में गए और अलमारी से बैग निकालने लगे। बैग में उन्होंने कुछ जोड़ी कपड़े रखी और फिर भारी मन से अपने पत्नी की तस्वीर उठाई और बोले, "कितने प्यार से पाला था हमने अपने बच्चों को, हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को।" कहते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला और बोले, यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। आंखों के आंसू पोंछते हुए उन्होंने पत्नी की तस्वीर को बड़े जतन से बैग में डाला और अपने एक दोस्त राधे श्याम को फोन किया, जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। भारी आवाज में उन्होंने राधे श्याम को बताया, अब मैं भी वृद्धा आश्रम में आना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राधे श्याम, अब आज क्या बात हो गई? उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। कैलाश बाबू ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज रोज के कलह से अब और नहीं जूझ सकता। कैलाश बाबू अपने दोस्त को फोन पर यह कहकर विदा हुए, 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। फिर उन्होंने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब वह बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि वह बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज-रोज के अपमान और जिल्लत की त्रास भरी जिंदगी से कैलाश बाबू बिल्कुल जो है परेशान हो चुके थे। घर छोड़ के वृद्धा आश्रम कुछ ही देर में पहुंच गए। उनके कई मित्र वहां पे बन गए, अपनी पुरानी बातें साझा करते थे, रोज सुबह की सैर और एक्सरसाइज भी करते थे। धीरे-धीरे कैलाश बाबू को वृद्धा आश्रम में सुकून मिलने लगा। उन्होंने घर का अपेक्षा वृद्धा आश्रम माहौल बहुत उनके लिए अच्छा था। खाना खाते थे, जबकि घर में रोज की कलह की वजह से कैलाश बाबू का दिल पूरी तरह से टूट गया था। अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, तुम तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई, अब बेटे ने भी मेरी साथ नहीं दी। जिस बेटे के लिए मैंने अपना पसीना पानी की तरह बहाया, उसने भी मुझे भुला दिया। एक दिन कैलाश बाबू वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्धा आश्रम के बाहर एक और कार आकर रुकी। आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे। मन में सोचते हैं कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस आश्रम में ठिकाना ढूंढने के लिए आ गया। कैलाश बाबू ने देखा कि कार से एक नौजवान लड़का उतरता है, उसके बाद एक अधेड़ उम्र की महिला जो शायद उसकी माँ थी। वह लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर उतार रही थी। महिला की उम्र लगभग 65 वर्ष की होगी और उसने सिर पर पल्लू लिया हुआ था, जिससे उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में कार के करीब 30 से 35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने जो है बुजुर्ग औरत के हाथ में थमा दिया और फिर उनसे कुछ बातचीत करने लगी। बुजुर्ग महिला चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और सुनने के बाद बुजुर्ग जो महिला होती है वह अपने वृद्धा आश्रम की चली ओर आ जाती है और जो महिला होती है वो कार में बैठ के और वहां से निकल जाती है। वृद्धा आश्रम की ओर जो महिला आ रही थी अपने आंसू को पोंछती है। भारी मन से वह महिला आश्रम में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने कैलाश बाबू की ओर देखा, उसने अपने सिर से पल्लू का को चेहरा से छुपा लिया। बिना कुछ कहे महिला विभाग की ओर चली गई। कैलाश बाबू के पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, आज फिर एक माँ की ममता तार-तार हो गई। एक बार फिर एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू को नजरें बार-बार उस बुजुर्ग महिला को पर टिकी हुई थी और ढूंढ रही थी। उस महिला को कहीं से वह जानते थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। कैलाश बाबू अब भी उस महिला के बारे में सोच रहे थे। वह रोज अपने पल्लू से चेहरे छुपा रही थी, जिसे कैलाश बाबू उस उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब वह बागवानी के काम में लगी हुई थी और कैलाश बाबू टहलने के लिए निकले, तभी अचानक उसके सर से पल्लू गिर गया। जैसे ही कैलाश बाबू ने उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और अनगिनत सवाल उनके दिमाग में चलने लगे। उनका एक मित्र उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो, इतने गुमसुम क्यों हो? नाश्ते के लिए सब लोग टेबल पर बैठे हैं और आप इधर उधर घूम रहे हो, क्या बात है? कुछ बात है तो मुझे बताइए। लेकिन कैलाश बाबू ने अपने दोस्त से झूठ बोल दिया, अरे कुछ नहीं तो नहीं, बस थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला था, अभी आ रहा हूँ। जब उन्होंने मेज पर बैठे तो उनकी नजरें बार बार जानकी देवी को ढूंढ रही थी। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वृद्धा आश्रम में आने की नौबत आ गई। जानकी देवी का तो पूरा परिवार था और वह हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू ने एक अन्य व्यक्ति से पूछा कि
जो महिला वृद्धा आश्रम में आई थी 2 दिन पहले, वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी हैं भी क्यों ना हो, आखिर उनके बेटे और बहू ने जो उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं कर सके। वह बार-बार अपने घर को याद कर रही थी और सुबह से अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया था। वह सुनते ही कैलाश बाबू के मन में कई विचार उमड़ने लगे। उन्होंने जानकी देवी से बात करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन और भी अधिक बेचैन हो गया। वे ये जानना चाहने के लिए उतावले होने लगे, जानकी देवी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह महिला विभाग में जानकी जी से मिलने गए। कैलाश बाबू को अपने सामने देखकर जानकी जी थोड़ी परेशान हो गई। कैलाश बाबू ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकती हैं आप इस हालत में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यह देखकर कैलाश बाबू का दिल और भी भारी हो गया। उनका मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे, क्यों बूढ़े माँ बाप को समाज ऐसे छोड़ देता है? क्या बूढ़े लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? इन विचारों में खोए हुए कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में धीरे धीरे टहलने लगे। अचानक वह बगीचे के किनारे से टकराए और गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभाल लिया। तभी वृद्ध आश्रम के एक कर्मचारी ने दौड़कर उनकी मदद की और पूछा, बाबूजी आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं? कैलाश बाबू ने थकान भरी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर से मैं ख्यालों में डूब चुका था। कैलाश बाबू मन ही मन जानकी जी से बात करने का तरीके ढूंढ रहे थे। वह तय कर चुके थे कि अब वह जानकी जी से उन्हें सब कुछ बता जो है जान के ही वह चैन के सांस लेंगे। वृद्धा कर्मचारी जो था वह पूछ रहा था, अंकल जी कुछ हुआ तो नहीं है? आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपने पर जो है ध्यान दिखा दीजिए, अगर चोट लगी तो हमें बताइए, मैं मरहम पट्टी कर दूंगा। कैलाश बाबू हल्के से मुस्कुराए और कहे, नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी है, क्या चिंता मत करो। इतना कहकर प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए। वहां बैठते ही कुछ महीने पहले ही एक घटना याद आ गई। जब भी घर में बाथरूम में फिसल एक दिन कैलाश बाबू घर के बाथरूम में फिसल गए। उन्हें गहरी चोट लगी थी, लेकिन उनकी बहू ने उनके चोट को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। उनका बेटा रोहन जो है उस वक्त घर पर था। चिल्लाते हुए बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ढंग से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते हो? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। रोहन को इतना ही ख्याल नहीं आया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या उसकी चोट पर मरहम पट्टी करे। कैलाश बाबू को अपने बेटे को इन बातों ने बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह चुप रह गए। एक और घटना याद आ गई। जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया था, उन्होंने अपने बेटे से कहा था, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा दो, मेरा टूट गया है। लेकिन रोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था और उस दिन भी कैलाश बाबू को यह एहसास हुआ था कि अब वह अपने बेटे और बहू के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। कैलाश बाबू अपने अतीत में खोए हुए थे। जब उन्हें याद आया कि कैसे उनकी बहू ने चश्मे की बात पर चिल्लाकर कहा था, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं, बच्चे जैसी हरकतें हो गई है आपकी। कैलाश बाबू के लिए दिल को यह बात गहराई तक चुभ गई थी। वह बार बार अपने बेटे और बहू से अपमानित होते रहते थे और हर बार उनको एक गहरी से चोट लगती थी। अभी भी अपने विचारों में डूबे हुए थे कि सामने उनके बुजुर्ग मित्र राधे श्याम भी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो? राधे श्याम जी हंसते हुए बोले, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधे श्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू का मन थोड़ा भारी हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जी तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ कर चला गया और अब साल में कुछ ही घंटों के लिए मिलने आ गया, तो तुम इस बेटे के लिए इतने खुश हो रहे हो? राधे श्याम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो इसी में खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वह मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन कैलाश बाबू इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपने
मित्र की यह बात बहुत नागवार गुजरी थी। नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने ही अपने कमरे में चले गए। मन ही मन सोचने लगे, यह किस्सा केवल मेरे साथ नहीं था, जानकी जी के साथ नहीं था। यह वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई न कोई ऐसी ही दर्दनाक कहानी है। हर एक बुजुर्ग यहाँ अपने परिवार की बेरुखी और अपमान की वजह से आया है। कैलाश बाबू बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनके मन में हर पल यही सवाल घूमता रहा कि आखिर क्यों बुढ़ापे में बुजुर्ग को इस तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। कैलाश बाबू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पोते गोलू को अपनी टांगों से चिपके देखकर भावुक हो गए। गोलू की मासूम आवाज दादू दादू उनकी सारी करवाहट दूर कर देता है। मानो जो है पिघल जाते हैं। आंसू जो अब तक दुख और पीड़ा का प्रतीक था, जो उनको दुख और भावनाओं था, वह अंदर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। शायद वह कभी अपने पोते के साथ जो है वह खुशी बांटना चाहते थे। वृद्धाश्रम के संचालक ने कैलाश बाबू के बेटे और बहू को अंदर आने के लिए कहा। कमरे में आए कैलाश बाबू के चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव उभर आए। मन में सवाल उठने लगे, आज उन्हें मेरी याद कैसे आ गई? जब मैं जरूरतमंद था तब तो कभी नहीं याद आया। यह लोग मुझसे क्या चाहते हैं? कैलाश बाबू के बेटे ने पास आकर कहा, पिताजी हम आपसे मिलने आए हैं, बहुत दिन हो गए थे, सोचा आपसे मिल लूं। गोलू भी बहुत आपको याद कर रहा था। यह सुनकर कैलाश बाबू के मन में उथल पुथल मच गई। कुछ पल के लिए वे सोच में डूब गए। एक और उनका पोता गोलू उनकी गोद में चिपका हुआ था, तो दूसरी ओर उनके बेटे और बहू का चेहरा था। उसने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया था। उनकी बहू जो कभी उनसे कटु बातें किया करती थी, अब एक नकली मुस्कान लिए खड़ी थी। कैलाश बाबू ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, अब क्या तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुम मेरी फिक्र नहीं थी, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? उनके बेटे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पिताजी हमसे गलती हो गई है, आप घर चलिए, हम अब आपको वृद्धा आश्रम में और नहीं रहने देंगे। यह सुनकर कैलाश बाबू की आंखों में आंसू फिर से भर आए, लेकिन इस बार वे आंसू अपने अपमान और उस बीते वक्त की याद में थे जब उनका अपमान बार बार किया गया था। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, अब मेरी आदत यहाँ की जिंदगी से हो गई है, तुम लोग जो है यही ठीक हो, तुम लोग अपने घर जाओ। उनके बेटे ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश बाबू का मन अब ठहर चुका था। वह जानते थे कि यह बस एक पल की माफी थी, लेकिन जख्म तो जो उनके दिल पर लगे थे वह इतनी आसानी से नहीं भर सकते थे। गोलू ने उनके हाथ को पकड़े हुए कहा, दादू आप घर चलो ना, मैं आपके साथ खेलूंगा। कैलाश बाबू ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गोलू बेटा दादू यही ठीक है, जब तुम्हें दादू की याद आएगी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। यह कहते हुए कैलाश बाबू की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने धीरे से अपना पोता अपनी गोद से उतार दिया। उनके बेटे और बहू ने कुछ देर और मनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में कैलाश बाबू के निर्णय के आगे हार गए। जब वह वापस जाने लगे तो कैलाश बाबू की आंखें उन्हें दरवाजे तक जाते हुए देख रही थी। मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी, लेकिन अब वह जान चुके थे कि उन्हें इस वृद्धा आश्रम में ही अपनी बाकी जिंदगी बितानी है। कैलाश बाबू की आवाज में दृढ़ता और गुस्सा साफ झलक रहा था। तब कैलाश बाबू ने अपने बेटे और बहू से कहा कि आज तुम अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे लेने आए हो, लेकिन इससे पहले 2 महीना बीत गया, लेकिन तुम लोगों ने पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा, जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। हाथ जोड़कर कैलाश बाबू का चेहरा गुस्से और आहत भावनाओं से भर गया था। वह बोलते रहे, तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जब तक मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटाया, तुमने मुझे घर में रखा, अब जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा, यह वृद्धा आश्रम ही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे की ओर गुस्से से देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। उनका बेटा और बहू जो इस उम्मीद में आए थे कि शायद वह कैलाश बाबू को मना लेंगे, अब समझ गए थे कि उनके पिताजी का फैसला अंतिम है। गोलू जो अभी भी अपनी मासूमियत से दादू के पास खड़ा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैलाश बाबू ने गोलू को देखा और उनके दिल में हल्की सी कसमकस हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब चले जाओ यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो। उनका बेटा निराश और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने अपने पिता के साथ सब गलत किया है, लेकिन अब कोई भी माफी या स्पष्टीकरण जो है कारगर नहीं था। बहू अब तक चुप थी, महसूस किया कि कैलाश बाबू की बातों में सच्चाई थी। वे दोनों गोलू को लेकर भारी मन से वहां से चले गए और कैलाश बाबू एक बार फिर अपने कमरे में अकेले रह गए। कैलाश बाबू ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में जो घाव थे वह अब और गहरी हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और कहा, तुम चली गई हो, लेकिन तुम्हारा यह बेटा, उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। कैलाश बाबू की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल
संभाला। मैं जान चुका था कि अब उनकी जिंदगी का बाकी समय इस वृद्धाश्रम में ही गुजरेगा, जहाँ लोग कम से कम उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हैं और उन्हें वह अपनापन मिलता है जो उनके अपने घर में उनसे छीन चुका था। कैलाश बाबू अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे। सुबह की प्यारी भरी बातें उसका ख्याल जो है कर रहे थे। छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। उन्हें बहुत सुधा याद आ रही थी, लेकिन फिर वह अपने बेटे और बहू के व्यवहार पर लौट आए थे। सोचने लगे कि सुधा होती तो कभी मुझे इस हालत में नहीं आने देती, लेकिन अब जब वह नहीं है, मुझे हर बात के लिए झुकना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। उस रात कैलाश बाबू का मन बहुत भारी था। गोलू के जन्मदिन की पार्टी में जरूर शामिल हुए थे, सबके साथ हंस और बात किए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी खामोशी थी। वह जानते थे कि इस सब के बावजूद उनके बेटे और बहू के मन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए यह सब कर रहे थे। रात में अपने कमरे में सोते वक्त कैलाश बाबू ने ठान लिया था कि वह अगले दिन एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनके बेटे और बहू को समझ आएगा उनका प्यार और देखभाल दिखावटी नहीं हो सकती। उन्हें दिखाने की जरूरत थी कि अब वह अब अपनी जिंदगी के इस चरण में झुकने वाले नहीं है। अगली सुबह जब सब लोग जागे तो कैलाश बाबू अपने बैग को पैकिंग करने लगे। अपने बेटे और बहू से पूछा, पिताजी अब क्या कर रहे हो? कैलाश बाबू ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कह चुका था, मैं सिर्फ जन्मदिन के लिए आया हूँ। मैं अब वापस वृद्धाश्रम जाऊंगा। यहाँ भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है? कैलाश बाबू अपनी पत्नी को यादों में खोए हुए थे। उन्हें पता नहीं था उनकी आंखों से कब आंसू जो है गिरने लगे थे। तैयार हो खड़े थे। जैसे ही कैलाश बाबू बाहर आए, रेखा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपके वापस वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए रुकने का मन तो बना नहीं लिए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देना ही ठीक होगा। कैलाश बाबू उनकी बातें सुनकर हैरान तो हुए, लेकिन बेटे और बहू की मंशा को वह भली भांति समझ चुके थे, इसीलिए बिना कुछ कहे वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जब वृद्धाश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने देखा कि रेखा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। मन ही मन कैलाश बाबू सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम वृद्धा आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। ऐसा सोचते हुए वह गाड़ी में बैठ गए। एक बार पलटकर अपने घर को निहारा और फिर मन में कहा, ठीक है, जहां मन को शांति मिले वहीं रहना चाहिए। तो कल भी क्या करूंगा, वृद्धा आश्रम ही ठीक है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने अपने मनपसंद काम करता हूँ। यहाँ कोई चिक चिक नहीं है। कैलाश बाबू ने मन ही मन सोचा। जैसे ही गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने रुकी, बेटा और बहू उन्हें गाड़ी से उतरने लगे। कैलाश बाबू भी चुपचाप गाड़ी से निकले और अंदर जाने लगे, लेकिन अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर अपने बेटे और बहू को आवाज दी। वे दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी कैलाश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। कैलाश बाबू ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। यह सुनकर बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचने के बाद कैलाश बाबू ने वहां काम करने वाले एक व्यक्ति से कहा, जानकी जी को बुला दो। कुछ ही देर में जानकी जी बाहर आई और जैसे ही कैलाश बाबू के बेटे ने उन्हें देखा, वह हैरान रह गया। बहू रेखा के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगे, जैसे किसी ने पानी फेंक दिया हो। वह घबराई हुई थी, दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप कब और आपने मुझे बताया भी नहीं। रेखा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन जानकी जी उनकी बातों को कोई जवाब नहीं दे रही थी। रेखा ने फिर कहा, मुझसे कि भाई और भाभी के साथ अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वृद्धा आश्रम में नहीं हो, आप कहीं जो है तीर्थ यात्रा में गई हो। एक बार तो मेरी बात करवा दो। तब भाभी ने कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए बात नहीं हो पाएगी। और मैं भी मान ली कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी झूठ बोल रहे थे, मुझे 1 महीना पहले ही वे यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ गए थे। रेखा ने गुस्से में कहा, लेकिन माँ, आप मुझे फोन करके बता देती कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा करने की? रेखा अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए बोली, मैं आपको फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धा आश्रम आई, मैं तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं है। तब मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। जानकी जी ने रेखा को अपने से अलग करते हुए कहा, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, मुझसे दूर रहो। अगर मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाला तो तुमने भी अपने ससुर को घर से निकाल दिया था, फिर क्या फर्क रह गया? अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं ऐसे औलाद पैदा की। एक ने
अपनी माँ को घर से निकाला तो दूसरे ने अपने ससुर को अपने घर से निकाल दिया। यह बात सुनकर रेखा शर्म से सर झुका ली। वह कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ करूंगी वही मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। जानकी जी ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो। रेखा अपनी करतूत पर शर्मिंदा होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनके पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ससुर जी ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। लेकिन कैलाश जी और जानकी जी ने घर जाने से मना कर दिया और कहा, अब हमें अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धा आश्रम में रहकर ही खुश हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, पर कैलाश जी और जानकी जी एक एक ही जवाब दिए, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे को सहन कर सके। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन मायूस होकर घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज पड़ा हुआ था जो शायद उनकी जेब से गिर गया था। रोहन ने उसे उठाकर खोला तो देखा कि उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, शरीर भी काम नहीं करता है, केवल सांस चलती है, पर दिल की धड़कनें जो रुक जाती हैं, तो मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल में जैसे अनगिनत तीर एक साथ चुभ गए हैं। उधर रेखा अभी भी अपनी माँ की हालत देखकर सब बिल्कुल सदमे से उबर नहीं पाई थी। आज उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से होता है। माता पिता वृद्धा आश्रम में होते हैं संतान की वजह से। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना, किसी के दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सचेत करना, अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन गदगद हो गया होगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।